गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन इंग्लिशोमेनिया। आज का एक फ्रंट पेज का एक हेडलाइन लिया गया है, दिल्ली रियोट्स 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स गेट बेल। यही आपका हेडिंग है जो फ्रंट पेज की न्यूज़ की हेडलाइन है आज की द हिंदू न्यूज़पेपर की। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट HC यानी हाई कोर्ट स्लेम्स पुलिस फॉर कैजुअली इन्वोकिंग एंटी टेरर लॉ सेज राइट टू प्रोटेस्ट नॉट सेम एज टेररिस्ट एक्टिविटी। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि कैजुअली यानी न चाहते हुए बाय चांस आपने एंटी टेरर लॉ का यूज किया है। किसके खिलाफ यूज किया है? राइट टू प्रोटेस्ट। जो राइट टू प्रोटेस्ट हमारा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। आप भी कर सकते हैं, किसी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार होता है। तो उसी के खिलाफ इन्होंने एंटी टेरर लॉ यूज कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कैजुअली किया है, जानबूझकर नहीं किया है, संयोग से हो गया है, बाई चांस हो गया है। उसे कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस को ये कह रहा है कि कैजुअली इन्वोक मतलब यूज करना, यूजिंग एंटी टेरर लॉ मतलब एंटी टेरर जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनका जो कानून है उनका आपने प्रयोग किया। सेज राइट टू प्रोटेस्ट, ये हाईकोर्ट ने कहा कि जो कहता हाईकोर्ट ये दिल्ली पुलिस से उसको फटकार लगाते हुए कहता है कि राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध का अधिकार नॉट सेम एज उतना समान नहीं है। कितना? टेररिस्ट एक्टिविटी, यानी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है प्रोटेस्ट करना उतना समान नहीं है। तो हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये फटकार लगाई है, उसी के बारे में ये न्यूज़ है। पहले हम न्यूज़ को समझ लेते हैं, फिर हम ग्रामर देखेंगे कैसे ग्रामर यहाँ पर यूज किया गया। तो द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे ग्रांटेड बेल टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट देवांगना कलिता एंड नताशा नरवल एंड जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तनहा। इन 3 स्टूडेंट्स को बेल दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, और उसी के बारे में ये न्यूज़ है। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर ले ताकि आपको क्लियर दिखे। तो द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे ग्रांटेड, ग्रांट मतलब प्रदान करना, देना। देखिए गिव भी होता है और ग्रांट भी होता है, दोनों मतलब होता है देना। लेकिन जो आपके पास पहले से है और आपने उसको किसी को दे दिया, वापस से उसको चाहते तो आप गिव का यूज कर लेते हैं। ये इन कैजुअल वे में यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से। लेकिन आप जब ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करेंगे तो देना की जगह पर आप ग्रांट का यूज गिव का यूज ना कर करके ग्रांट का यूज करेंगे। तो द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे ग्रांटेड बेल। बेल मतलब होता है कि आप किसी शर्त पर, अब वो शर्त कुछ भी हो सकता है, कोई बॉन्ड हो सकता है या कैश हो सकता है, आप कुछ शर्तों के आधार पर हाई कोर्ट या आपकी जो भी न्यायालय होता है वो आपको अनुमति दे देता है जेल से जाने की, यानी आपको छूट देता है, जेल से मुक्त कर देता है। तो उसी को बेल कहते हैं। तो ग्रांटेड बेल यानी प्रदान कर दिया, जमानत दे दी, जिसे हिंदी में जमानत कहते हैं। किसे दिया है? टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट देवांगना कलिता एंड नताशा नरवल एंड जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट आसिफ इकबाल तनहा। इन 3 स्टूडेंट्स को इन्होंने यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दिया है। और ये किसके अंडर अरेस्टेड हुए थे? देखिए, अरेस्टेड अंडर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया था। जबकि ये था कि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं जो कानून के खिलाफ हो, इलीगल एक्टिविटीज में आप शामिल होते हैं, तब इस लॉ का यूज किया जाता है। किसके? UAPA का, इसका यूज तभी किया जाता है। लेकिन इन्होंने तो क्या किया था? राइट टू प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, संवैधानिक अधिकार होता है। किसी चीज का विरोध करने पर भले ही वो क्यों सही ही क्यों ना हो, लेकिन आपको ये राइट्स मिलता है, संविधान देता है। तो किया था उन्होंने, राइट टू प्रोटेस्ट किया था और ऊपर लगाया गया था क्या? UAPA लगा दिया गया था, जिसके खिलाफ मतलब इनको चार्जशीट डाल करके इनको मतलब कोर्ट में डाला गया था, यानी जेल किया गया था। उसके बाद में हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। इन कनेक्शन विद द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रियोट्स इन 2020 में एक दंगा हुआ था, कई दंगे हुए थे। तो उन दंगों में नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में 2020 में कुछ दंगे हुए, तो उन्हीं पर इनको दोषी माना गया था और वहीं पर इनको इस UAPA के तहत इनको सजा दी गई थी, यानी इनको जेल में भेज दिया गया था। इन इट्स ऑर्डर, अपने आदेश में, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट मतलब दिल्ली हाई कोर्ट। रिब्यूक मतलब होता फटकार लगाना। अब फटकार के लिए अलग अलग इंग्लिश वर्ड है, जैसे रिब्यूक है, शाइड है, या फिर आप स्कॉल यूज करते हैं। लेकिन जो रिब्यूक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास का फटकार आप लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लगाते हैं। जो उससे और कम होता है वो स्कोल्ड हम करते हैं, और जो बिल्कुल हल्का फुल्का होता है, थोड़ी बहुत डांट पाट पड़ती है, तो उसे हम चाइट कहते हैं।
तो फटकार लगाई किसे, द दिल्ली पुलिस कोड फॉर कैजुअली, न चाहते हुए, बाई चांस, इन्वोकिंग मतलब यूज करने, प्रयोग करने के लिए किसका, प्रोविजन ऑफ एंटी टेरर लॉ, यानी जो आतंकवादियों के लिए कानून बनाए गए उनका प्रयोग इन बच्चों के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए किया, इसके लिए इनको फटकार लगाई गई। अगेंस्ट 3 एक्यूज्ड, इन 3 आरोपियों के खिलाफ जो चार्ज किया गया है, इनको लगाया गया, आरोप लगाया गया है, इसका यूज किया गया है, उसके खिलाफ इनको डांट पड़ी है। हु हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, हु हैड मतलब जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, धरना दिया था, यानी विरोध दर्ज किया था, क्या, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनएक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो CAA आया था, आपने NRC और CAA का काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे 2020 में आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उसी में ये बच्चे भी शामिल थे, तो इनके खिलाफ एंटी टेरर लॉ लगा दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इनएक्टमेंट मतलब उसको लगाना, इनएक्ट मतलब होता है लागू कर देना, तो इनएक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी के खिलाफ ये लोग विरोध कर रहे थे। नोटिंग दैट, ये जानते हुए दैट द लाइन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड मिलता है, यानी आपको ये पूरी तरीके से श्योरिटी मिलती है, इसकी क्या होती है, गारंटी, राइट टू प्रोटेस्ट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, गारंटीड मिला है आपको, ये पूरी जमानत मिली, इसके आपको पूरे का पूरा भरोसा है, क्या हुआ, इसकी गारंटी है कि आप राइट टू प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैड बीन ब्लड, अब इसमें ये जानते हुए भी क्या किया, दोनों राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी दोनों को ब्लड कर दिया गया, यानी दोनों में इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करके इनके खिलाफ मतलब आरोप लगाए गए कि पता ही न चले कि ये राइट टू प्रोटेस्ट था या टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, इसी के लिए इनको फटकार लगी। वी आर कॉन्स्टेंड, क्या है कि हमारी कुछ बाधाएं हैं, हमारी क्या बाध्यताएं, कुछ लिमिटेशन है, टू से कहने के लिए दैट इट अपीयर्स, कि ऐसा लगता है, मतलब ऐसा हमारी बाधा ये नहीं कि आप किसी को कह सकते हैं कि हाँ ये इन्होंने राइट टू प्रोटेस्ट तो किया था, लेकिन ये राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होके बल्कि क्या है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, ऐसा आप नहीं कह सकते, ऐसा लगता है आपको। कह रहे हैं दैट इन इट्स एंजाइटी, की अपनी इस चिंता में, टू सप्रेस द डिसेंट, इस डिसेंट को, यानी इस जो डिसएग्रीमेंट है, जिसको मानना नहीं है, यानी असहमति है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। एंड इन द मोरबिड फियर, और बेकार के डर में, मोरबिड मतलब बेकार की, जिसको मतलब जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, वो बेकार सी चीज, उसमें इंटरेस्ट अगर कोई ले रहा है तो उसे मोरबिड कहते हैं। तो मोरबिड फियर, बेकार से डर में, दैट मैटर्स में गेट आउट ऑफ हैंड, जो ऐसा मामला था कि इस बेकार से डर की वजह से ये मामला हाथ से बाहर निकल जाता। द स्टेट हैज ब्लर्ड द लाइन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट एंड द टेररिस्ट एक्टिविटीज। जो स्टेट है, स्टेट मतलब वो राज्य है, वो राज्य ने इन दोनों को क्या किया, स्टेट मतलब देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, कई चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो उन्होंने इन दोनों भी जो चीज़ों में, किसमें, राइट टू प्रोटेस्ट में और टेररिस्ट एक्टिविटीज में ब्लर कर दिया। आपने इमेज के पीछे आप देखते हैं अक्सर ब्लर करते तो पता नहीं चलता कि पीछे कौन सी चीज है, एग्जैक्ट पता नहीं चलता। दोनों में तो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए कि मतलब स्टेट ने ये क्रिएट कर दिया कि ये राइट टू प्रोटेस्ट है या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज है, ये ब्लर कर दिया इन लोगों ने। तो बेंच ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, मतलब जो बेंच ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल से सुनवाई कर रहे थे, एंड अनूप जयराम बम्बानी ऑब्जर्व, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया, इस चीज को उन्होंने देखा। आगे चलते हैं, देखते फिर क्या है। कह रहे इफ, कंडीशनल सेंटेंस का है ये पार्ट, इफ सच ब्लरिंग गेन्स ट्रैक्शन, अगर इस तरीके की जो ब्लरिंग की जा रही है, इस तरीके के और भी जो बढ़ावा मिला, कंस्ट्रक्शन ब्लर मतलब है गेन्स मतलब प्राप्त करना, ट्रैक्शन मतलब हवा देना, बढ़ाना, खींचना। तो इफ सच ब्लरिंग गेन्स ट्रैक्शन, अगर इस चीजों की, इस तरीके से ब्लरिंग को और हवा मिली, कैसी ब्लरिंग, जहां पे आपको जो एंटी टेररिस्ट लॉ है और जहां पे आप प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार मिला, अगर इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करने का अगर इसे बढ़ावा मिलता गया तो क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी यानी आपका प्रजातंत्र वुड बी इन पेरिल, तो एक बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा अगर इस तरीके कंफ्यूजन क्रिएट करते रह गए तो, कि अब पता ही नहीं चले कि ये संवैधानिक असंवैधानिक, कोई अच्छा काम करे और उसको आप तोड़ मरोड़ के बुरा दिखा दे कि ये बुरा इन्होंने किया। तो अगर इस तरीके की चीजों को हवा मिलती रही तो कह रहे हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है यानी जो प्रजातंत्र है वुड बी इन पेरिल, तो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। द बेंच असर्टेड मतलब इस बेंच ने, सुनवाई करने वाले जजों ने इस बात को कहा। फिर आगे चलते हैं। 3 एक्टिविस्ट्स, अच्छा एक्टिविस्ट का मतलब होता क्या है? एक्टिविस्ट का मतलब आप देखे होंगे कुछ लोग इंडिविजुअली अपने आप एनजीओ के तरीके से, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, क्या करने के लिए, कुछ बुरी चीजें हैं या कुछ गलत चीजें उसमें परिवर्तन लाने में, उसको चेंज करने में। तो वो सोशल हो सकते हैं या पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो एक्टिविस्ट होते हैं कुछ चेंज लाने के लिए। वो होता कौन है? आपका एक सिटीजन ही होता है।
तो 3 एक्टिविस्ट्स यानी जो यहाँ पे 3 लोग थे, 3 एक्टिविस्ट थे, अरेस्टेड इन मे लास्ट ईयर। तीनों एक्टिविस्ट को पिछले साल मई में इनको गिरफ्तार किया गया था और हैव बीन नेम्ड, और इनका नाम दर्ज किया गया था किसमें, इन मल्टीपल FIRs, बहुत अलग अलग FIR में इनका नाम दर्ज किया गया था, इन रिलेशन टू द रियोट्स, दंगे से जोड़ दिया गया था, जबकि ये दंगे में शामिल नहीं थे, दंगा नहीं, ये बल्कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इनका नाम पिछले साल मई में इनका नाम कई जगह कई FIR में मेंशन कर दिया गया, डाल दिया गया, वो दंगे से जोड़ दिया गया। दे वर ग्रांटेड बेल बाय द लोकल कोर्ट्स इन द अदर रियोट्स, कह रहे लोकल कोर्ट था जब इनका नाम शामिल किया गया FIR में, तो जो लोकल कोर्ट थी यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट सुनवाई करने वाली बॉडी थी उस एरिया में, तो उन्होंने क्या किया था, ग्रांटेड बेल बाय द लोकल कोर्ट्स इन अदर रियोट्स रिलेटेड केसेस, जो छोटे छोटे रियोट्स मतलब दंगे से संबंधित केस में इन लोगों का नाम पड़ा हुआ था, उन दंगों से तो जो लोकल कोर्ट थी उसने उसको हटा दिया कि इनका नाम नहीं, ये गलत आरोप है, इसको हटा दिया। बट लेकिन क्या किया, मना कर दिया, आगे डिनाइड मतलब मना कर देना, डिनाइड कर दिया, मना कर दिया क्या, बेल इन द FIR, दंगे में जो उनका नाम मेंशन किया गया था उसको तो हटा दिया गया, लेकिन मना कर दिया बेल देने से, किसमें, इन दी FIR में बेल देने से मना कर दिया। वो क्यों, वेयर द स्ट्रिंजेंट UAPA प्रोविजन वर इन्वोक्ड अगेंस्ट देम, क्यों, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीजें थी, वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है बहुत कठोर, कुछ ऐसे कठोर आरोप लगाए गए थे उनके खिलाफ, उसको उस पर बेल देने से वहां की जो लोकल कोर्ट थी उसने मना कर दिया। तो उसी लोकल कोर्ट की जो सुनवाई उसने छूट दिया था वो तो हो गया, और जो बाकी मना कर दिया था देने से, उसी के लिए आज जमानत मिली है। द हाई कोर्ट रिमार्क दैट, हाई कोर्ट ने मेंशन किया, बताया कि द चार्ज शीट लैक्ड एनी स्पेसिफिक, मतलब चार्ज शीट, जो चार्ज शीट मतलब ये होता है कोई क्राइम करने के बाद FIR होता है, तो FIR के बाद में आप देखते हैं SI आता है या सब इंस्पेक्टर आता है, वो तथ्यों को, जिस चीज़ की FIR की गई है उसको चेक करता है क्या सही है या गलत है। लोग FIR से डर जाते हैं, लेकिन FIR के बाद जो मेन सबसे होता है वो होती है चार्जशीट। अगर चार्जशीट में वो चीज़ मेंशन सही पाया गया, चार्जशीट में अगर वो प्रूफ पाया गया तो FIR होगा, नहीं तो वो फर्जी FIR हो जाएगा, वो फेक हो जाएगा और वो कुछ नहीं होगा, उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो अक्सर लोग FIR का नाम सुन के डर जाते हैं, मेन FIR के बाद जो फाइल की जाती है वो चार्जशीट। तो चार्जशीट में ये पता चला कि यहाँ पर कोई खास सबूत नहीं मिला है, पार्टिकुलराइज फैक्चुअल एलिगेशन, मतलब कोई भी विशेष फैक्चुअल तथ्यात्मक कोई आरोप साबित नहीं हुआ, एलिगेशन मतलब आरोप, कोई तथ्यात्मक आरोप साबित नहीं हुआ, कोई भी स्पेसिफिक कुछ ऐसी मिले ही नहीं चार्जशीट में, दैट वुड मेक आउट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंसेस। तो इस तरीके के मामले जो थे, इस तरीके से जो मैटर था, यानी जो उनके ऊपर लगाया गया था UAPA का, उन मामलों से इसे बाहर करता है, मेक आउट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब तत्व कह सकते हो। ऑफेंस देखो, ऑफेंस मतलब अपराध हो, और ऑफ मतलब का के, और तो इस तरीके के अपराधों के मामलों से इन्हें मुक्ति करता है, यानी बाहर करता है, जो UPA के अंतर्गत आता है। तो इनके जो चार्जशीट फाइल की गई थी इनके खिलाफ, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिस पर इसको आरोप को साबित किया जा सके, इसीलिए क्या हुआ, इनको बाहर बेल मिल गई और अब ये बाहर आ सकते हैं। अब इस पर हम देखते हैं ग्रामर किस तरीके से यहाँ पर यूज किया गया। पहले ये जो मार्क किए गए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे ग्रामर की जो मिस्टेक्स थी, या सॉरी ग्रामर मिस्टेक्स कह रहे हैं, जो ग्रामर जहाँ जहाँ यूज हुआ है उस चीज़ को हम चेक करेंगे कहाँ पर ग्रामर कैसे यूज किया गया है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, उसके बाद में हम पहले हेडिंग से शुरू करते हैं, ग्रामर और टेंस कहाँ से कैसे यूज हुआ है। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडलाइन में देखेंगे तो हेडलाइन में ही एक चीज़ का यूज किया गया है जो अक्सर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ाता था तो बताया करता था। पहली बात तो रियूट्स, देखो जिस चीज़ को नाउन का सिंगुलर प्लूरल, दो नाउन तो काउंटेबल अनकाउंटेबल होते ही हैं, लेकिन जो काउंटेबल होते हैं ऐसे काउंटेबल नाउन को अगर सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट किया जा सकता है तो नाउन है। ऐसा कोई भी आपको नाम लिखा मिलता है तो रियूट मतलब दंगा और रियूट्स मतलब दंगे, मतलब ये नाउन है। ठीक, आपका रियूट्स, उससे पहले दिल्ली लिखा हुआ है तो दिल्ली भी नाउन है। लेकिन ग्रामर क्या कहता है कि आप दो नाउन को, आप डबल नाउन है और दो नाउन को बिना किसी एंड के, यानी बिना कॉमा के, बिना कंजंक्शन के या बिना प्रेपोजिशन के आप नहीं लिख सकते। तो दिल्ली भी तो नाम है और रियूट्स भी नाम है, तो दिल्ली दंगे। तो यहाँ पर जो पहला है दिल्ली, ये दिल्ली नाउन नहीं है बल्कि ये दिल्ली क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव देखो यहाँ पे जो आप
एक पढ़ते हैं एक पर्सनल जैसे प्रोनाउन होता है, पर्सनल नाउन होता है, उसी तरीके से आप प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन में आप प्रॉपर नाउन से कुछ ऐसे एडजेक्टिव बनाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया है तो इंडियन हो गया, या फिर चाइना है तो चाइनीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके तो यहाँ पे दिल्ली का यूज जो किया गया है वो नाउन के रूप पे नहीं यूज किया गया, बल्कि है क्या, ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का यूज किया गया है कि रिवोल्ट तो हैं, दंगे तो हैं, लेकिन है ये कहाँ के, ये हैं दिल्ली के। तो दिल्ली के दंगे मतलब जो दिल्ली में दंगा हुआ था उसी के बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। नेक्स्ट फिर आगे पॉइंट हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। मिनट इसको इरेज कर दें, ये हट नहीं रहा है, ठीक। 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स गेट बेल। अब यहाँ पे अगर हम टेंस देखें तो 3 एक्टिविस्ट्स गेट बेल, 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं जो समाज सुधारक हैं, समाज में काम करने वाले लोग हैं। क्या मिला है, गेट बेल। तो ये न्यूज़ आज की तो है नहीं, क्योंकि एक्टिविस्ट यहाँ पे देखिए प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पाया क्या है, ये ऑब्जेक्ट बेल पाया। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन ये न्यूज़ तो एक दिन पहले की होती है, तो ये पास्ट में होनी चाहिए। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं टेंस में। जो लोग यहाँ पे क्लास करते थे उनको पता ही होगा कि जब भी न्यूज़पेपर की कैप्शन लिखे जाते हैं, हेडिंग लिखी जाती है, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, या आगे आपको वो हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले और कई चीज़ें यहाँ टेंस मिले। हेडलाइन में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, जहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो SES IS लिखा मिल जाएगा। तो 3 स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम ये देखें तो 3 स्टूडेंट तो लिखा हुआ, तो स्टूडेंट भी तो आप तो नाउन ही पढ़े हो, स्टूडेंट्स। एक्टिविस्ट्स, यहाँ भी एक्टिविस्ट, एक देखो एक्टिविटी मतलब होता है क्रियाकलाप, एक्टिविस्ट मतलब क्रियाकलाप करने वाले यानी काम करने वाले। तो 3 स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट में ऐसा नहीं लगा, एक्टिविस्ट में लगा। क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो 3 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी ये बता रहा संख्या। एक्टिविस्ट कितने हैं, 3 हैं। अच्छा एक्टिविस्ट है कैसे, वो किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो बता क्या रहा है कि वो भैया नहीं कुछ और नहीं है, ये क्या है, स्टूडेंट है। तो ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक। 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट, ये आपका नाउन है, नाउन यहाँ पर ये दोनों इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और जो न्यूज़पेपर की कैप्शन होती है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर कुछ और लगाने की जरूरत नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए गेट बेल लिखा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इरेज करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है अभी। हो गया, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं साइड में करके, फिर ग्रामर यहाँ से देखते हैं। अब फिर देखिए आप यहाँ पे कोर्ट, द दिल्ली हाई कोर्ट, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज पहले मिल गया आपको। अब यही कंफ्यूजन होगी कि दिल्ली से पहले भैया कैसे दा लग गया, क्योंकि दिल्ली तो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में हम जनरली डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। तो ये हाई कोर्ट तो है, जहाँ पे देखिए कोर्ट है ना, आप अगर इसको प्लूरल बनाना चाहें, मान लें दिल्ली के बहुत से कोर्ट है, तो क्या दिल्ली में एस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हाई में हाइस तो नहीं करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। कोर्ट्स कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर न्यायालयों की बात होगी तो हम कोर्ट्स कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा नाउन ही यही है। लेकिन ये है कैसा, अब ये कोर्ट है कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पर कैसा कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। न्यायालय तो है लेकिन कैसा न्यायालय, उच्च न्यायालय। उसके बाद में न्यायालय है कहाँ का, दिल्ली का है। तो ये फिर दोनों आपको क्या मिल के आते हैं कि यह है एडजेक्टिव। अब ये है आपका एडजेक्टिव से पहले हमने एक से पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो द होता है उसे हम आर्टिकल नहीं करते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं, और डिटरमाइनर भी एक एडजेक्टिव के तरीके से वर्क करता है। तो द दिल्ली हाई कोर्ट, अब ये हो गया कि हम एडजेक्टिव से पहले जब आर्टिकल आता है तो उस आर्टिकल को आर्टिकल ना कह के हम क्या कहते हैं, डिटरमाइनर। तो ये डिटरमाइनर है जो 2 एडजेक्टिव से पहले यूज हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। ट्यूसडे ग्रांटेड बेल टू द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने काम किया है, सब्जेक्ट ये आपका है, ये आगे देखिए यहाँ पे डेट ऑन करके यहाँ पे टाइम डाल दिए हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद में क्या दिया है, बेल। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये हमारा होता है पास्ट सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस।
दिया किसको है, टू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इन विद्यार्थियों को दिया गया है, ये नाम उनका लिखा हुआ है और कहाँ कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, मतलब जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं, ये सारे उनका नाम दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाया है, उसके बाद लिखा अरेस्टेड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जैसे कि हम UAPA कहते हैं, ठीक, इन कनेक्शन विद द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रियोट्स इन 2020 में जो दंगे हुए थे उनसे इसको लिंक करके इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के गैरकानूनी कामों के लिए। अब यहाँ पे लिखा अरेस्टेड यानी इनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किया गया था, कब किया गया था, 2020 में किया गया था। किस चीज़ के लिए किया गया था, दिल्ली रोज में इनकी लिंक हुई थी, यानी कुछ इन्होंने गैर कानूनी क्रियाएँ की थी जिसके उसे उनके ऊपर आरोप लगा था। अब फिर आगे कहते हैं इन इट्स ऑर्डर, यानी जो हाई कोर्ट ने दिल्ली के दिया उसके अपने आदेश में ये और क्या कहते हैं, द कोर्ट रिब्यूक्ड। अब यहाँ पे देखो द कोर्ट, अभी द कोर्ट सिर्फ लिखा था लेकिन अब क्या रहा द कोर्ट, क्यों, क्योंकि वो दिल्ली कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, सभी कोर्टों के बारे में नहीं बात कर रहा, बल्कि अब वो बता रखी वो दिल्ली उस कोर्ट ने यानी कौन, दिल्ली है, द दिल्ली के हाई कोर्ट ने। तो द कोर्ट रिब्यूक द दिल्ली पुलिस। अब फिर यहाँ पे दिल्ली से पहले आपने द लगा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे दिल्ली लिखा, दिल्ली से पहले फिर उसके बाद पुलिस, उससे पहले द लगा, तो ये दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली एडजेक्टिव है और यह हम काम कर रहा है किसके, पुलिस के लिए है, क्योंकि जो आर्टिकल का लेना देना होता है ये डिटरमाइनर आपका समझ लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन के लिए है और किसी के लिए नहीं। फॉर कैजुअली मतलब अनचाहे रूप से या संयोग से, मतलब जानबूझ के नहीं किया था। इन्वोक मतलब यूज करना, प्रयोग करना। प्रोविजन ऑफ द एंटी टेरर लॉ, प्रोविजन यानी जो मेंशन किया गया है, एक बनाया गया है कानून है एंटी टेरर लॉ का, उसका प्रयोग किया गया था किसके खिलाफ, अगेंस्ट द 3 एक्यूज्ड। अब यहाँ पे देखो एक्यूज द थ्री मतलब कौन से, वो जो 3 नाम ऊपर मेंशन किए गए थे उन्हीं को। एक्यूज मतलब आरोपी, एक्यूज्ड। हु मतलब कौन, जो 3 लोग थे, 3 लोग थे, वो 3 पीपल थे, 2 गर्ल्स थी, 1 लड़का, 1 बॉय था। तो हु हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनेक्टमेंट ऑफ दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जब भी कभी भी जो केस फाइल की जाती है या FIR लिखा जाता है तो के खिलाफ लिखा जाता है, और के खिलाफ के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, अगेंस्ट लगाते हैं, ठीक, के खिलाफ के लिए हम अगेंस्ट लगाते हैं। अगेंस्ट मतलब उनके खिलाफ ये रिपोर्ट की गई। आप FIR करेंगे तो किसी के खिलाफ लगाएंगे, कोई आरोप साबित करेंगे तो किसी पर लगाएंगे, तो उसे लिए हम LS ऑफ को लगाते हैं। और जब भी FIR या कोई चार्जशीट फाइल की जाती है, किसी के खिलाफ कोई कानून लगाया जाता है तो हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। नोटिंग दैट द लाइन बिटवीन, अब ये लाइन बिटवीन मतलब 2 चीज़ों के बीच में हम यूज करते हैं। देखिए आप 2 चीज़ों के बीच में, और बिटवीन के साथ हमेशा हम पढ़ाएं कि एंड का यूज आप करते हैं, तो देखते हैं क्या वो कंडीशन या फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे बिटवीन के साथ हमेशा एंड का होता है, 2 चीज़ों के बीच में, ये बताते हुए, ये नोट करते हुए कि द लाइन मतलब 2 चीज़ है, कोई लाइन है और 2 चीज़ों के बीच में हमेशा होती है, तो हम एंड लगा के बताते हैं। बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट, एक ये चीज़ है, और दूसरी क्या, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंड टेररिस्ट एक्टिविटी, इन दोनों चीज़ों के बीच में। तो क्या कह रहे हैं कि द लाइन दैट द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटी हैड बीन ब्लर्ड। अब यहाँ पे देखेंगे तो लाइन को ब्लर किया गया है। लाइन मतलब अंतर को, गैप को, पहचान को, उस चीज़ों, दोनों चीज़ों के बीच में क्या फ़र्क है कि दोनों में से कौन सी चीज़ क्या है, उन चीज़ों को ब्लर कर दिया गया, यानी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी, मतलब डेफिनेट नहीं इंडेफिनेट बना दिया गया, श्योरिटी नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा दिखाई नहीं रहा कि मतलब ये इन्होंने राइट टू प्रोटेस्ट किया है या टेररिस्ट एक्टिविटी की है, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करिए कि यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें गायब है। पहले इसे मैनेज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले वो कौन सी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे दैट द लाइन, प्रेपोजिशन से पहले हमें ऐसा बताया था कि प्रेपोजिशन अगर वाक्य में लगा मिल गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक, तो वो होगा हमेशा कौन सी चीज़ हमारी मानी जाती है कि वो ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा और सब्जेक्ट उससे पहले आएगी। तो देखिए द लाइन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटी हैड बीन। अब ये हैड कहाँ से आ गया, आप ये सोच रहे होंगे कि हैड आया कहाँ से, तो हैड आया है द लाइन के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो पैसिव वॉइस में हम
आगे जो फ्रंट पे रखते हैं, जब इंपॉर्टेंस आपको पैसिव वॉइस में देना होता है ऑब्जेक्ट को, तो हम आगे ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। अगर एक्टिव वॉइस होता है तो हम उसमें प्रेफरेंस यानी उसको इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट को देते हैं, तो उसे आगे ले आते हैं। तो हैड बीन से लगा, देख लीजिए मिल रहा है, और आपने आईएनजी भी नहीं लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैड बीन लगा होता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो एक्टिव होता है। अगर हैड बीन लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव होता। और पैसिव में जो प्रेफरेंस होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो ऑब्जेक्ट को दिया जाता है। तो गायब किसको किया गया है, दो चीजों में मतभेद किस में क्रिएट की गई, लाइन पे की गई है ना, लाइन को कंफ्यूज कर दिया गया। तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट लाइन, और लाइन के बाद में देखिए यहाँ पे द लाइन लिखा हुआ है, और द लाइन के बाद में जो टेंस है वो है हैड बीन ब्लड। ये है आपका सेंटेंस। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, हैड के साथ हम बीन लगाते हैं और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये सेंटेंस आपका पैसिव है, ब्लड कर दिया गया। अब ब्लड किया तो गया, लेकिन किसके द्वारा ये भी नहीं यहाँ बताया। और जब किसी भी वाक्य में आपको सब्जेक्ट ना मिले, सिर्फ ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट पे कोई काम हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं और एक्टिव में कभी नहीं बनाते। ये आपको पहले से पता है। तो कह रहे वी आर कंस्ट्रेंड, ठीक, कि हमें क्या है, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाध्याएं हैं, हम बंधे हुए हैं। वी आर कंस्ट्रेंड, बंधे किसके द्वारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसके द्वारा बंधे हैं, संविधान के द्वारा बंधे, तो हम बंधे हुए हैं, ठीक। वी आर कंस्ट्रेंड टू से, कहने के लिए, क्या कहने के लिए, कुछ भी कहने के लिए हम कुछ बंधे, एक लिमिट तक कह सकते हैं कि ऐसा लगता है। दैट इट अपीयर्स, हम कुछ भी कहना चाहते हैं तो हम भी सिर्फ एक लिमिट तक कह सकते हैं, ये नहीं कि कुछ भी हो तो आप कह सकते हो ऐसा लगता है कि यही चीज है और आप उसको मान भी लें। देखो दैट अपीयर्स, तो वी आर कंस्टेंट टू से दैट इन इट्स एंजाइटी टू सेपरेट डिसेंट इन द मॉर्बिड फियर, हम इस डिसेंट को, इस असहमति को दबाने के लिए, इस बेकार से डर में, इस मैटर को अगर देखते तो ये जो कभी हाथ से निकल जाने वाला था, मतलब अगर थोड़ा बहुत इस पर ध्यान न देते तो मामला हाथ से निकल जाता, तो एक निर्दोष को सजा हो जाती है। जो इंडियन कह सकते जुडिशियल बॉडी में सबसे बुरी चीज़ होती है। और बात है कि कुछ दोषियों को सज़ा मिलती है, नहीं तो ज़्यादातर निर्दोष को दोषी मान के सज़ा दे दी जाती है। लेकिन जानबूझकर ये इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशनल एक मतलब कह सकते हो टैगलाइन है कि कितनी भी कुछ भी हो जाए, निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मे है, और मे आप जानते हैं मॉडल है। मॉडल यहाँ पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहा है कि जो मेरे हाथ, मतलब जो हाथों से निकल सकता था, तो जो हाथों से निकल सकता था वो क्या था, मैटर निकल सकता था। अब गेट यहाँ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से बाहर हो सकता था। द स्टेट हैज़ ब्लड, स्टेट मतलब अब स्टेट में वो भी है, पुलिस भी आ सकती है, पूरा देश भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टेट के लिए अलग अलग लाइन यूज हो जाती है। द लाइन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनली guaranteed right to protest and terrorist activity. A bench of Justice Siddharth Mridul and Anup Jairam Bhambani observed. उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने ये पाया कि इस तरीके से मामले थे, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। अब आगे फिर उसी के बारे में बात की गई है। कह रहे हैं कि इफ़ सच केस, इफ़ सच ब्लरिंग गेन्स, देखिए अब यहाँ पर एक टेंस आपको दिख जाएगा। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस सही से पढ़ा होगा तो हमने कहा था जब दो चीज़ें होती है और दोनों फ्यूचर में दिख जाए, इफ़ लगा हो, व्हेन लगा हो, इफ़ या कुछ और लगा हो, तो वहाँ पर जब दो चीज़ें होती है और दोनों हमारे फ्यूचर में दिख रहे हो, दोनों फ्यूचर पे दिख रहे हो, तो पहले वाला जो इफ़ वाला यानी जो कंडीशनल पार्ट होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते थे। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जो क्लास कर चुके हैं उनको ये पता है। और जो दूसरा वाला होता था उसे हम किसके साथ बनाते थे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला टेंस है वो आपका किस में दिख रहा है, कह रहे इफ़ सच ब्लरिंग, अगर इस तरीके की जो दोनों में धुंधलापन है या जो दोनों में कन्फ्यूजन पैदा की गई है, गेन्स ट्रैक्शन, हवा मिलती है, बढ़ावा मिलता है, गेन्स मतलब पाना यानी बढ़ावा मिलती है। तो यहाँ पे देखिए गेन में गेन नहीं लिखा, एस बढ़ा हुआ, क्यों, क्योंकि ब्लरिंग सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस लगाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ सच ब्लरिंग गेन्स ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब होता है कि पुल मिलता है, थोड़ा प्रोग्रेस मिलता है, बढ़ावा मिलता है, हवा मिलता है, झोंका मिलता है। तो इस तरीके की अगर केसेस को, अगर क्या मिले ब्लरिंग को दोबारा से और हवा मिलती है तो के लिए हम क्या लगाते थे, हमने बताया था दोनों चीज़ के बीच में हम लगाते थे कॉमा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कॉमा लगा हुआ है। तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी वुड बी इन पेरिल, तो जो डेमोक्रेसी है वुड बी इन पेरिल,
तो होगी, होने के लिए हम बी लगाते हैं मॉडल के बाद। तो कह रहे डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र बहुत बड़े खतरे में हो जाएगा, तो हो जाएगा। और कह रहे हैं इस तरीके के ट्रैक्शन का हवा मिलेगी, दोनों गा गा पे खत्म हो रहे हैं। और हमने कहा था जब दोनों गा पे खत्म हो तो पहले वाले कंडीशनल सेंटेंस जिसमें इफ लगा हो, वेदर लगा हो या व्हेन लगा हो, इस वाले कंडीशन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा बनाते। कभी भी विल यानी फ्यूचर विल शैल का यूज कभी भी कंडीशनल पार्ट जो होता है जिसमें आपने शर्त लगाई हुई है, इस वाले केस में आप कभी भी पूरे लाइफ में फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर का कोई भी टेंस नहीं यूज कर सकते। अगर आप करेंगे तो गलत माना जाएगा। तो वही वाला केस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। सेकंड वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द बेंच असर्टेड, बस में इस चीज को कहा। असर्ट मतलब कहना, टिप्पणी करना, स्टेटमेंट देना। द 3 एक्टिविस्ट अरेस्टेड इन मे लास्ट ईयर। अब देखो 3 एक्टिविस्ट, यहाँ पे लिखा 3 एक्टिविस्ट अरेस्टेड हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज, इन मे लास्ट ईयर हैव बीन नेम्ड, तो एक्चुअल में ये है, देखो 3 एक्टिविस्ट हैव बीन नेम्ड। अब यहाँ भी जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जो एडिशनल है केस इन अपोजिशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। वो बहुत ज़्यादा यूज होने का रीज़न ये है क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल देनी रहती है और वो केस इन अपोजिशन में डाल करके ही दी जाती हैं। आप अगर यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा 3 एक्टिविस्ट, ठीक, उसके बाद में अरेस्टेड इनमें। भाई 3 एक्टिविस्ट लोगों ने अरेस्ट थोड़ी ना किया है, वो अरेस्ट हुए हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब यहाँ रही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा ये क्या कॉमा लगा हुआ है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से येलो कलर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर लगे। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी क्या हो रहा है, यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ तक देखिए, इसके बाद एक कॉमा लग गया और उसके बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस है, बाकी जो हिस्से इस पोर्शन के सेंटेंस है वो वहाँ नहीं है, यहाँ है। हैव बीन नेम्ड इन द मल्टीपल FIRs इन रिलेशन टू दी रिवॉर्ड्स। यहाँ से लेके ये येलो वाला पार्ट है, ये पूरा एक सेंटेंस है और बीच में एक्स्ट्रा डिटेल जो और अदर जानकारी थी या और जो सूचना थी उसको बीच में केस इन अपोजिशन के माध्यम से डाल दिया गया। मैंने कल भी बताया था केस इन अपोजिशन में क्या होता है, 2 कॉमा लगा के बीच में इंफॉर्मेशन को रख दिया जाता है, वो केस इन अपोजिशन होता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि देखो 2 कॉमा के बीच में यहाँ अरेस्टेड से शुरू हुआ है इन मे लास्ट ईयर, ये पूरा का पूरा केस इन अपोजिशन का रूल लगा के बीच में डाल देते हैं। आप कुछ भी आप टेंस बना रहे हो ना, टेंस बनाने चाहते हो, बनाते बनाते आपको कुछ बीच में याद आता है, यार ये तो मैं लिखना भूल गया, आप बीच में 2 कॉमा लगाओ, बीच में प्लेस कर दोगे, आपका सेंटेंस सही रहेगा। लेकिन दोनों तरफ से वो ब्लॉक होना चाहिए, दोनों कॉमा से बंद होना चाहिए, तब सेंटेंस सही माना जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कह रहे द 3 एक्टिविस्ट, उसके बाद में देखो हैव बीन नेम्ड इन मल्टीपल FIRs, 3 जो एक्टिविस्ट थे उनका हैव बीन नेम्ड, उनका नाम दर्ज हो चुका है। कहाँ कहाँ, इन मल्टीपल FIRs, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीप्ट जो है, अलग अलग जगह पर रिपोर्ट है, अलग अलग जगहों पे इनका नाम लिखा जा चुका, लेकिन लिखा किसने पता नहीं चला। अब ये भी देखिए आपने यहाँ पर हैव लगा और हैव के बाद में क्या मिल रहा है आपको, बीन मिल रहा है, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने कहा था हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद अगर ING फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिल रही है, तो वो आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलने पर क्या होगा, वो पैसिव होगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट को आगे लिखा जाता, सब्जेक्ट पता नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट दिया रहेगा तो हमने बताया था कि बाय लगा के फिर उस वर्कर का नाम लिखा रहेगा, यानी उस काम करने वाले व्यक्ति का नाम डाला रहेगा। तो यहाँ 3 एक्टिविस्ट्स हैव बीन नेम्ड इन मल्टीपल FIRs इन रिलेशन टू द रिवॉर्ड, दंगे से संबंधित अलग अलग FIRों में इन एक्टिविस्ट का नाम दर्ज है। अब ये जो एडिशनल जानकारी थी, अरेस्टेड इन मे लास्ट ईयर, गिरफ्तार ये तीनों एक्टिविस्ट कहाँ हुए हैं, मई के पिछले साल मई में हुए हैं। दे वर ग्रांटेड बेल बाय द लोकल कोर्ट्स, ठीक, जो अलग अलग जगहों पर इन्हें कोर्ट में, लोकल कोर्ट था जो FIR इनके नाम थे, तो उन्हें तो बेल दे दिया। लेकिन कुछ जो FIR ऐसे थे जो UAPA के अंतर्गत थे, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट था, तो उस प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा जो FIR इन पे डले हुए थे, उसको लोकल जो बॉडी थी यानी लोकल कोर्ट था, उन लोगों ने मना कर दिया कि हम इस पर बेल नहीं दे सकते। तो फिर क्या हुआ, द हाई कोर्ट रिमार्क दैट द चार्जशीट लैग्ड, चार्जशीटों ये टिप्पणी की, ये बताया कि जो चार्जशीट इनके खिलाफ फाइल की गई है भैया उसमें कमी है। वो किस चीज़ की कमी पाई गई है ये आगे बता रहे हैं। क्या है कि इन पे कोई भी चीज़, कोई खास करके कोई पार्टिकुलर, कोई विवरण, कोई विशेष फैक्चुअल तथ्यात्मक एलिगेशन नहीं है, कोई आरोप नहीं है। एलिगेशन मतलब आरोप। तो जो चार्जशीट फाइल की गई FIR के बाद में उसमें कुछ ऐसा सबूत मिला ही नहीं कि
इन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो, इसलिए क्या हुआ कि इनको इससे बाहर कर दिया गया। यही कह रहे हैं कि दैट वुड, मतलब जो लैक थी, कमी ने क्या किया, वुड मेक आउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस। इस तरीके के अपराधों के मामले से जो आरोप नहीं मिले, वो सबूत नहीं मिले, तो इनको बाहर कर देगी। जो इनके आरोप लगाए गए थे किसके तहत, अंडर द UAPA, अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा जो लगाए गए थे, सबूत ना मिलने की वजह से इनको इससे बाहर कर दिया जाएगा। बस यहीं तक। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर कन्फ्यूजन है। और जल्द ही ग्रामर के पॉइंट, जो ग्लोसरी होती है, कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं आपको नहीं समझ में आते हैं इंग्लिश से, वो भी, उस पर भी वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।